हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आज की इस वीडियो सेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के रियल नंबर के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर क्या होती है, इसका डिफिनेशन जानेंगे, उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरम है, उसको जानेंगे और साथ साथ में हम प्रथम अध्याय को भी शामिल करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, इससे संबंधित कुछ बातें। तो रियल नंबर जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा प्राकृत संख्या क्या है। इस बातों को पहले समझ लेते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद रियल नंबर को समझेंगे। तो आइए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत मतलब ये हुआ कि प्रकृति में कुछ भी चीज जो है, जो भी वस्तुएं हैं, आप उसको काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं। कैसे? तो 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो ये जो काउंटिंग करते हैं, इसी संख्या को क्या करते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या करते हैं। यानी काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। ठीक है। तो गिनती की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब क्या हो गया आपका? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर होगी। ठीक है। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। ठीक है। आइए सेकेंड डेफिनेशन हम जानते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग कर रहे हैं, 9 के बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो 10 कैसे होगा? पूर्ण है। 10 को पूरा होने के लिए 0 चाहिए, 1 और 0 चाहिए। कहने का मतलब इस प्राकृत संख्या को अगर पूर्ण संख्या बनाना है तो हम क्या करेंगे? इस प्राकृत संख्या के समूह में हम 0 को भी शामिल कर लेंगे। प्राकृत संख्या 1 2 3 और उसके समूह में हमने क्या किया? 0 को भी शामिल कर लिया। जब 0 को शामिल किए तो ये जो संख्याओं का एक समुच्चय बना, एक सेट बना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपका पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है। अब आइए थर्ड में देखते हैं पूर्णांक क्या होती है। तो पूर्णांक में क्या है कि जितने भी प्राकृत संख्या होती है, जैसे ये सारे के सारे प्राकृत संख्या है और ये पॉजिटिव मान है, क्योंकि ये सब धनात्मक है, इसमें माइनस लगा हुआ नहीं है, और इसका ऋणात्मक रूप ले लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, ये ऋणात्मक मान ले लेते हैं। और साथ साथ में क्या करते हैं? इसमें 0 को भी शामिल कर लेते हैं। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं, पॉजिटिव प्राकृत संख्या और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, और उसके समूह में हम 0 को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो ये जो संख्याओं का सेट बनता है, इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? आप पूर्णांक कहते हैं या पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन देख लेते हैं, सम संख्या। सम संख्या क्या होती है इसको जान लीजिए। अगर आप लोग जानते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा आगे खिसका लीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा। नहीं जानते हो तो पूरा देखिए बारी बारी से। तो सम संख्या किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। सम संख्या कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है। जिस संख्या में क्या हो? 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 4 6 8 10 हो गया, ये सब के सब क्या है? आपका सम संख्या है। आप इस सब में अगर 2 से भाग दें तो पूरा का पूरा भाग लग जाएगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सब के सब कैसी संख्या है? आपका विषम संख्या है। इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, भाग देने के बाद कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो भाज्य संख्या की वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य से विभाजित नहीं हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहीं विभाजित हो। भाज्य संख्या में क्या होगा? एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित होगा। जैसे मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं एग्जाम्पल में। अब 4 क्या होगा? आपका 1 से भी विभाजित होगा। वैसे 1 से सभी संख्या विभाजित होगी, 1 के टेबल में सब संख्या आता है। अगर हम बात करें कि 4 और कौन सा टेबल में आता है और कौन सा पहाड़ा में आता है, तो कहेंगे 2 के भी टेबल में आता है। फिर हम बात करेंगे तो 4 के भी टेबल में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और स्वयं के अलावा 2 के भी टेबल में आया, तो ये संख्या जो हुआ ये भाज्य संख्या हो गई। मतलब स्वयं के टेबल में, स्वयं और 1 के अलावा अन्य टेबल में भी, अन्य पहाड़ा में भी, या अन्य से भी विभाजित हो जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझते, जैसे 6 मान लीजिए। अब 6 क्या होगा? 1 के टेबल में तो आएगा ही, 2 के भी टेबल में आएगा। 2 3 जा 6, 2 3 6 होता है। फिर 3 के टेबल में भी आएगा, 3 दूनी 6, और
6 के भी टेबल में आएगा। 6 का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 तो आएगा ही। यानी कहने का मतलब 1 और स्वयं के अलावा ये 2 और 3 में भी या 2 और 3 से भी विभाजित है। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो कुछ भाज्य संख्या के एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, आपका 10 भी होगा, फिर 12 होगा। इस प्रकार जितने भी संख्याएं ये सब क्या हो गए, भाज्य संख्या। वैसे जितने भी सम संख्या होते हैं सबके सब भाज्य होते हैं। विषम में भी भाज्य होते हैं, जिसका जो एक और सम के अलावा अन्य से भी विभाजित हो। ठीक है, आइए अभाज्य संख्या को जानने के लिए क्या करते हैं, बस वही बात है। इसमें उसमें क्या था, भाज्य में एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित हो जाती थी, लेकिन अभाज्य में क्या होगा, एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2। अब 2 क्या होगा, 2 एक ऐसी संख्या है जो 1 के टेबल में आएगा, 1 को हम 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, फिर 2 के टेबल में आएगा और किसी के टेबल में ये नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। और जान लीजिए कि कोई भी सम संख्या जो होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है, सिवाय 2 को छोड़कर। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या, इसको सम अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। इसके बाद 3, 4 नहीं है, क्योंकि 4 1 2 3 में नहीं, 4 में आता है। तो 5 हो गया, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, 5 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा। इस प्रकार क्या होगा आपका, ये सब के सब अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट डिफिनेशन समझते हैं, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं ये जान लीजिए। रैशनल नंबर मतलब हुआ कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसके साथ कंडीशन क्या लगा रहेगा, तो कंडीशन रहेगा q = नॉट 0। यानी ये जो q है, हर में जो है q, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और एक और कंडीशन याद रखिएगा कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब ये हुआ कि जैसे कि एग्जाम्पल एक समझते हैं, जैसे कि 2 और 7 लिख लिए, तो क्या है कि इसमें q का वैल्यू यानी q के स्थान पर r है, अति ये 7 है, तो 7 का मान 7 है, तो 0 तो है ही नहीं, 7 है, तो ये 0 नहीं हुआ। प्लस में ये 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, ये दोनों, तो ये क्या कहलाएगा, ये एक स्टैंडर्ड या मानक परिमेय संख्या इसको कहेंगे। ठीक है, अब मानक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो आप सीधा समझिए कि परिमेय से ऊपर जितने भी आप एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो, या फिर नहीं परिमेय नहीं, परिमेय से ऊपर जैसे प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, ये जितने एग्जाम्पल देखें सब के सब आपका कौन संख्या, परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि अगर हम कुछ और एग्जाम्पल जैसे 22/7 लिख लेते हैं, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। अगर ये मान माइनस में ले लेते हैं, जैसे -3/4 कह दे, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे पाई, ये पाई परिमेय संख्या नहीं है। कहिएगा पाई का ही मान तो होता है 22/7, तो 22/7 परिमेय संख्या है, और ये कौन संख्या, ये जान लीजिए ये अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका एक्यूरेट जो मान होता है ये नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली ये मान है, इसलिए पाई अपरिमेय और 22/7 क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल अब देख लिए। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे कि जिस संख्या को हम अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जनरली जिसका पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि √2, तो √2 क्या है, इसका पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अपरिमेय। जैसे कि √3, √5, √7, ये सब के सब क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गया। अगर हम कुछ दशमलव में मान ले लें, जैसे कि 1.01, 0.11, 0.111, इस प्रकार ये बढ़ते चले जाए, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है, कुछ और एग्जांपल जैसे मान लीजिए 0.23233 कर लें, फिर 2333 कर लें। इस प्रकार की जो संख्याएं होती है, इस प्रकार दशमलव के रूप में जो संख्याएं चलती है, ये सब के सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सब समझ गए। अब समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो वास्तविक संख्या सीधा समझ ले कि जितने भी ये टोटल जो नंबर आप देखिए, जितने भी संख्याएं देखें, ये सब के सब क्या है आपका वास्तविक संख्या है। या फिर इसको ऐसे कहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो एक समूह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या समझ में आ गया कि 1 2 3 परिमेय और अपरिमेय, ये सब के सब जितने भी संख्याएं हैं,
ये सब के सब क्या कहलाते हैं, आपका वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अब वास्तविक संख्या संबंधित कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को समझते हैं। क्या थ्योरम है, आइए उस थ्योरम को पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़े। तो सबसे पहला प्रमेय है 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आइए इस प्रमेय में क्या कहा जाता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कहा कि उसी प्रमेय हम लिख दिए हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन b होगा। इसको संक्षिप्त में आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक कोई a दे दिया है, मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक आपका a दे दिया है, क्या दे दिया है, a। अब इस a को अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करें, भाग दे, यहां लिख रहे हैं देखिए जैसे a है, अब इसको क्या करेंगे b से डिवाइड करें, तो b भी एक धनात्मक ही होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक के नियम ये लागू होता है कि अगर हम a को किसी संख्या b से अगर भाग दें तो क्या होगा, आपका शेषफल अति भागफल आपका क्या q और शेषफल क्या होता है r प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन क्या होता है, ये r का जो मान होगा वो हर हमेशा क्या होगा, इस भाजक से जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा, या फिर 0 हो जाएगा, यानी पूरा पूरा जब कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो r होगा वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर क्या होगा 0 से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पर 0 के बराबर हो गया या 0 के बड़ा हो गया। लेकिन हर हमेशा 20 से क्या होगा, जिससे भाग दिया जाएगा उससे हमेशा छोटा होगा। यही है कुल मिला के आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, कि जहाँ पर कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसको हम 20 से भाग देते हैं तो भागफल क्या होता है q, और शेषफल क्या बचता है r बचता है, जहाँ पर r जो होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और 20 से क्या होगा, हमेशा ये छोटा होगा। ठीक है, यानी कि जिसमें इसमें a को क्या कहा जाता है, a को आपको भाज्य कहते हैं, q को क्या कहा जाता है, भागफल कहा जाता है, और यहाँ पर जिससे भाग दिया गया इसको हम लोग भाजक कहेंगे, और यहाँ जो r है उसको हम शेषफल कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये आपका डिवीजन है, और इसी प्रमेय के आधार पर, ठीक है, चूंकि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे एल्गोरिथम का मतलब होता है कलन करना, किसी चीज़ को कैलकुलेशन करना। तो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए अब हम इस प्रथम अध्याय को देखते हैं, क्लास 10th के मैथ चैप्टर का रियल नंबर का प्रथम अध्याय 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। प्रश्नावली 1.1 का यह पहला प्रश्न है, जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके देखते हैं किस प्रकार एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि 135 और 225 का क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इस दोनों संख्याओं में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। जो बड़ी संख्या है उसको हम a मान लेंगे। तो बताइए 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन है, तो आपका 225। तो यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 225, और जो छोटी संख्या उसको b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, b बराबर 135। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों संख्याओं को छोटा बड़ा देख के जो बड़ा संख्या उसको a और जो छोटी संख्या उसको हम b मान लेंगे। अब आइए यहां लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या इसको प्रेमिका भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम से के अनुसार, या से लिख दीजिए। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अभी जस्ट हम पढ़े हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होगा r जो होगा वो किससे बड़ा होगा,
तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और b से छोटा होगा। मतलब r का मान जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन b होगा। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करता है। इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, समझिए। हम क्या करेंगे कि 135 से भाग देंगे बड़ी संख्या में, 225 में भाग देंगे, ठीक है। अब 135 से अगर हम 225 में भाग देंगे तो क्या करेंगे, हम इसका 135 का टेबल पढ़ेंगे। अब 135 का टेबल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 संख्या, यहाँ भी 3 संख्या, इस 5 को आप छोड़ दीजिए और इसके भी इकाई अंक को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। अब 13 को कितना बार पढ़ेंगे कि 22 आएगा, तो 13 को 2 बार पढ़ेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाता है, तो एक बार में लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब 135 को एक बार पढ़िए तो हो जाएगा 135। अब इसको घटाइए, घटाने के बाद क्या बचेगा, 5 में से 5 गया 0 हो गया, और ये 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक पैसा लेता है, 12 हो गया, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, और ये कट गया। अब इस संख्याओं को क्या करना है, हमको यूक्लिड विभाजन के अनुसार लिखना है। कैसे लिखना है, तो हम एक स्थान पर, एक किसको माने हैं, तो 225 को, तो यहाँ लिख लेंगे 225, फिर बराबर देंगे। बी किसको माने हैं, तो 135 को, तो लिखेंगे 135। अब फिर गुना लिखेंगे, क्यू का मतलब भागफल क्या आया, तो भागफल यह क्या है आपका 1, तो इसको 1 लिखेंगे, प्लस आर क्या लिखेंगे, शेषफल जो आया वो लिख देंगे, ये हो गया 90, या इसको यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका, इसको क्यू समझिए, और ये हो गया आपका आर हो गया, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। उसके आधार पर इसको क्या करें, तोड़ देंगे। और ये प्रक्रिया कब तक चलना है, तो जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए, शून्य नहीं आ जाए, तब तक हमको क्या करना है, ये प्रोसेस करते चला जाना है, ठीक है। बार बार आपको क्या करना है, विभाजन करते चला जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, चूंकि r इक्वल टू नॉट 0, r का वैल्यू 0 नहीं आया, r का वैल्यू मतलब शेषफल या कितना आया, 90 आया है, इसलिए इस प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाएंगे। अब आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो अब जो शेषफल बचा, जैसे 90 शेषफल बचा, इस 90 से क्या करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे अब 135 में। अब यहाँ पर जो होगा ये a का मान हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। आप जो भागफल निकलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका q हो जाएगा, शेषफल जो होगा वो r हो। अब यहाँ भाग दीजिए, फिर वही तरह, उसी तरह हम भाग देंगे, 90 को पढ़ेंगे, 135 देखते हैं कितना बार आएगा, तो 90 का पढ़ने का मतलब 9 का पहाड़ा पढ़िए, तो 9 दूनी 18, अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 180 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार पढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 90। अब इसको घटाइए, घटाने के बाद क्या बचेगा, 5 बचेगा, 3 में से 9 नहीं घटेगा, पैंचा लेगा, 13 होगा, और 13 में से 9 घटेगा तो 4, यानी कि 45। तो शेषफल 0 आया, नहीं आया, तो फिर ये प्रक्रिया आगे फिर बढ़ाते चला जाना है। यहाँ अब लिखेंगे, पुनः कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे a का मान 135, यहाँ लिखेंगे 135 इक्वल टू भाज्य बराबर क्या होगा, a बराबर बी क्यू, यानी ये आपका हो गया q, तो 90 गुने 1, यहाँ लिखेंगे 90 इंटू 1, अब प्लस शेषफल क्या है 45, यहाँ लिखेंगे 45। फिर हम देख क्या रहे हैं कि r का जो वैल्यू हुआ शेषफल वो 0 नहीं हुआ, और जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। और जब 0 आ जाएगा तो जिस स्थिति में 0 आ जाएगा उस स्थिति का जो अंतिम भाजक जिस संख्या से भाग दिया गया वो आपका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे कि चूंकि r का मान वैल्यू 0 नहीं आया है, फिर क्या करेंगे, अब यहाँ 45 से भाग देंगे, किसमें, तो 90 से, यानी जो शेषफल बचता है शेषफल से भाग देंगे, किसमें, जो पहले वाले भाजक है उसमें। तो अब यहाँ 45 को अगर 2 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा 90, यानी 45 दूनी हो गया 90, 90 हो गया, और ये कट गया मतलब शेषफल 0 हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, फिर 90 लिखेंगे, a का मान हो जाएगा ये 90 बराबर क्या होगा, ये a हो गया, और ये आपका b हो जाएगा, ये जो भागफल आया ये आपका q, और शेषफल 0। तो इसको कैसे लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0, तो यहाँ पर r का मान क्या आया 0,
जब r का मान 0 हो गया तब लिखेंगे अतः क्या चीज, तो 225 और कौन संख्या था, तो 135 का HCF क्या होगा, जो अंतिम जो भाग दिए थे, तो अंतिम किससे भाग दिए थे, 45 से भाग दिए थे अंतिम बार में, जिस संख्या से अंतिम बार शेषफल आया था 0 जब आया था उस स्थिति में 45 से भाग दिए थे, तो ये हो गया आपका 45 और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम सारे प्रश्नों को HCF निकाल सकते हैं किस विधि द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। ठीक है, तो इस पहले प्रश्न को हल कर दिया गया। अब आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, इसको देखिए। यहां पर क्या है 196, 196 और 38,220। कहता है इसका क्या निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या बताया गया कि इस दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है ये पता कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया 38,220, तो इसको क्या मान लेंगे A, तो A बराबर लिखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा का हल कर रहे हैं। तो A बराबर हो गया 38,220 और B किसको मानने के लिए कहे थे, जो छोटी संख्या उसको मान लीजिए 196। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या उसको A मान लेंगे, छोटी संख्या जो है उसको हम B मान लेंगे। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी इसके अनुसार। अब ये क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कि A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहां R जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी R का मान 0 से बड़ा होगा और लेस देन B होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं। अब 38,220 में, यानी 38,220 में हम भाग देंगे किससे, तो 196, 196 से भाग देंगे। ठीक है, अब दूसरे सवालों को हल करते देखते हैं। दूसरा सवालों में 196 और 38,220 का HCF कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले जो बड़ा संख्या उसको मान लेंगे A, तो बड़ा संख्या हो गया 38,220, इसको हमने A मान लिया। छोटा संख्या क्या है 196, तो 196 को हमने क्या मान लिया, B मान लिया। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या करता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां क्या होगा R ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा या फिर B से छोटा होगा। ठीक है, अब आइए इसको हम क्या करेंगे, बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 38,220 में हम 196 से भाग देंगे। ठीक है, तो आइए इतनी लंबी भाग को कैसे देंगे, इसको थोड़ा सा जांच लीजिए। तो पहले यहाँ 3 अंक ले लेते हैं, यहाँ भी 3 अंक ले लेते हैं। तो 3 अंक लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें से हम मान लेते हैं 6 नहीं है, इसमें से मान लेते हैं 2 नहीं है, तो बचा क्या 38। तो 19 दूनी 38, 2 बार में क्या होगा 38 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 है और यहाँ 2 ही है, इसलिए 2 बार तो लगेगा नहीं, 1 बार लगा दीजिए। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 196 घटाइए, इसको घटाएंगे क्या आएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर हम 8 में से 9 घटेगा नहीं, पैसा लेने की जो प्रक्रिया होती है कर लेते हैं। 18 में से 9 घटेगा 9, और ये 2 बच गया, 2 में से 1 घटेगा तो 1। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, कहीं गलती लग रही है। 196 को एक बार लगाए, ये हो गया 6। अच्छा 9 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये पैसा दे दिया साथ, 9 8 17 186। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस 2 को यहाँ पर उतारेंगे। उतारने के बाद फिर हम 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 196 को कितना बार मल्टीप्लाई करें कि 1862 आ जाए। तो क्या कि इसको थोड़ा सा मानिए, मान के चलना पड़ेगा। वही बात कि मान लेते हैं कि 6 यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो 186। आप 19 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 186 आएगा। तो 19 को हम अगर हम पढ़ेंगे 8 बार, तो 8 बार नहीं होगा, 9 बार पढ़िए, तो 9 बार में लगभग आ जाता है 196 में 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 9×54 हो जाएगा, 5 बच गया, 9 9 81 होता है, 81 और 5 81 5 होता है 86, 86 का अच्छा लिख दिए, बाकी कितना बच गया आपका 8, 9 1 9 8 9 8 17, यानी 1764। यहाँ लिखते हैं 1764। कितना बार लगाए, तो 9 टाइम में। चलो अब इसको घटा लेते हैं। तो 2 में से 4 घटेगा,
घटेगा नहीं, पैसा लेगा 12, 12 में से 4 घटेगा तो 8, ये बच गया 5, पैसा लेगा 15 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया। चलिए अब क्या होगा, 2 उतार लिए थे, अब 0 उतार दीजिए। अब फिर 196 को कितना बार पढ़ें कि 980 आएगा, तो फिर वही बात क्या करते हैं, मान लेते हैं ये 0 नहीं है तो बचा 98 और यहाँ हो गया 19। अब 19 का पारापरी कितना बार आएगा, तो 19 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 98 के आसपास आ जाए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो 19 तिया 57, 19 पचे 5 बार में आ जाता है, लगभग 95 होता है। तो हम क्या करते हैं 196 में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 196 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 6 पंचे 30 हो गया, 3 शेष बच गया, 9 बचे 45, 3 48 हो गया, 48 8 4 बच गया और 5 के 5 4 9 हो गया, यानी 980 पूरा का पूरा कट ही गया, यानी 980। चलिए कट गया। अब जब कट गया तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या हुआ ए कौन हो गया, तो ए किसको माने थे 38,220, तो लिखेंगे 38,220 बराबर बी किसको माने थे, तो 196 को। क्यू कौन होगा, जो भागफल के रूप में आया 19। शेषफल क्या बचा, तो कुछ नहीं, कट गया सब 0। और बताया गया था कि शेषफल 0 आ जाए, पूरा पूरा कट जाए तो वहां पर क्या होगा, विभाजन की प्रक्रिया बंद करेंगे और अंतिम में भाजक के रूप में जो होगा, चूंकि अंतिम में भाजक यहाँ पर तो 196 ही है, दूसरा तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर r का मान क्या हो गया, 0 हो गया। चूंकि r का मान 0 हो गया तो लिखेंगे अतः 38,220 और किसका, तो 196 का HCF क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो अंतिम संख्या भाग देखिए से 196, तो 196 और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न में क्या है कि 867 और 255 का HCF निकालना किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर, तो a किसको मानते हैं, जो बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या क्या है 867, b किसको मानेंगे, जो छोटा संख्या है, तो छोटा संख्या हो गया 255। अब यहां हम लिखेंगे क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है बता दीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होगा, r होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर और किससे छोटा, तो b से छोटा, ठीक है। ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर वही विभाजन की प्रक्रिया करेंगे, कलन की प्रक्रिया करेंगे। 867 में हम भाग देंगे किससे, तो 255 से। तो चलिए भाग देने का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो भाग कैसे देंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 25 है, इस 5 को छोड़ दीजिए, यहाँ पर इस 7 को छोड़ दीजिए। अब 25 को कितने बार पढ़ेंगे कि 86 आएगा, तो 25 को 3 बार पढ़ेंगे 75 आएगा, 100 4 बार में 100 हो जाएगा। तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 255 में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 या 15 हो जाएगा, एक शेष बच गया, 5 या 15 एक 16 और फिर 3 दूनी 6 एक 7, यानी 765 होगा। 3 बार अगर पढ़ेंगे तब, तो यहाँ ले लेते हैं 765। अब इसको घटाइए, घटाएंगे क्या होगा, 7 में से 5 घटेगा तो 2, ये फिर 0 हो जाएगा और ये 102 बच गया। अब क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर कोई अंक उतरने वाला है नहीं, इसलिए यहाँ पर इसको रोकेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, a बराबर, तो a किसको माने थे, तो a माने थे 867, यहाँ लिखेंगे 867 बराबर b किसको माने थे 255, तो 255 इंटू q कौन हुआ, जो भागफल हुआ, भागफल में क्या आया 3, यानी यहाँ लिखेंगे 3। अब प्लस r का, r मतलब शेषफल, शेषफल क्या आया 102। क्या बताए थे कि जब तक ये शेषफल 0 नहीं आ जाए तब तक ये प्रोसेस करते रहता है। तो यहाँ पर r का मान जो हुआ, चूंकि r का मान क्या हुआ 0 नहीं हुआ, r इक्वल टू नॉट 0। फिर क्या करेंगे, हम ये प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, तो जो शेषफल बचा 102, इस 102 से अब भाग देंगे 255 में। तो चलिए 255 में फिर से भाग देते हैं, क्या होगा देखिए, 102 को पढ़ेंगे कितना बार में, तो 102 नहीं, 2 बार में लगभग लग जाना चाहिए। तो आप पढ़ दीजिए 102 को 2 बार, 102 को 2 बार पढ़िए, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 204।
यानी 2 टाइम्स यहाँ लगा देंगे तो 204 हो जाएगा। अब इसको घटाइए, घटा क्या बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 और ये कैंसिल। फिर शेषफल 0 नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः उस प्रोसेस को लिखेंगे। अब यहाँ पर a का मान जो होगा वो 255 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 255, यानी जिस संख्या में भाग दी गई है 255 में, तो 255 बराबर 102 और गुने क्या लिखेंगे 2, या इसको ऐसे समझिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसको ऐसे समझिए, प्लस 51। शेषफल 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, r = नॉट 0, और ये प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। इसको मिटा देते हैं या फिर यहां लिख रहे हैं। चलिए अब हमको क्या करना है, 51 से भाग देना है, जो शेषफल बचा उससे भाग देना पहले वाले भाजक में 102 में। तो चलिए भाग देते हैं, 51 दूनी 102 हो जाता है ना, कट गया, देखिए शेषफल आ गया 0, प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो गई। फिर क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे भाज बराबर यानी 102 बराबर 102 बराबर क्या लिखेंगे, तो 51 गुने 2, ये हो गया भाज, ये हो गया भाजक, भाज बराबर भाजक गुने भागफल यानी 51 गुने 2, अब प्लस शेषफल क्या आया, कुछ नहीं 0, यानी r का मान आपका यहाँ पर 0 आ गया। और जब r का मान 0 हो गया तो यहाँ प्रोसेस खत्म कर लेंगे और अंत में क्या लिखेंगे, अतः किसका HCF, तो 867 और कौन है 255 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या किससे भाग दिया गया, तो 51 से, यानी इसका आंसर हो गया 51 आंसर। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही रह देते हैं, फिर अगले प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।